यूएसए और कनाडा के बीच की लाइन जो है, इंटरनेशनल लाइन, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों यूएसए का हमने लिया यू और कनाडा का हमने लिया सी। अब जस्ट सिंपल लाइन खींचना है तो मैंने जस्ट सिंपल लाइन खींच दी, जैसे कि ये लाइन खींच दी। तो दोस्तों 49वीं समांतर रेखा जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हो, यू और सी से मिलकर हमारा 49 बन गया। ठीक है, कैसे बना आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप उसको आसानी से याद रख सकते हो। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा नंबर है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो रेखा है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को आप ऐसे समझिएगा, ठीक है ना। मैंने जो लिख रखा है वो साउथ कोरिया आपको जैसा यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में, ये साउथ कोरिया, ठीक है, और ये बन गया हमारा नॉर्थ कोरिया। ठीक है, इनके बीच की लाइन देखना हमको। तो देखो किस तरीके से ये खुद ही हमें बताएगा कि इनके बीच की कौन सी लाइन है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को धीरे धीरे इस लाइन के पास में लाके टच कर देता हूँ। ठीक है, तो टच करने के बाद ये कैसा दिखेगा? तो टच करने के बाद देखिएगा दोस्तों कैसा लगेगा ये ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब देखिए पीछे क्या बन गया दोस्तों, ये 8 बन गया। ठीक है ना, ये पीछे जैसे दिख रहा होगा आपको, ये बन चुका है 8। और आगे दोस्तों हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा 3, आगे ये 3 जैसा दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो 38 समझ में आ रहा दोस्तों आपको डायग्राम में? ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा 38 जैसा दिख रहा है आपको। तो जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो रेखा है वो 38वीं समांतर रेखा है, 38वीं समांतर रेखा। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं, अगला कौन सी रेखा है। अब पूछा जाता है कि भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है? ठीक है ना, जो इंटरनेशनल रेखा है इनके बीच में, ठीक है, उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल लाइन का नाम क्या है? तो दोस्तों इनके बीच का नाम है मैकमोहन। अब उसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखेगा। भारत और चीन के बीच में जो लाइन है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा पतली लाइन है, बिल्कुल एमएम में है लाइन वो। ठीक है ना, मिलीमीटर में लाइन है वो, बिल्कुल पतली लाइन है। सबसे ज्यादा पतली लाइन भारत और चाइना के बीच में है, एमएम में है। अब एमएम में क्यों रखी गई है वो? तो एमएम में इसलिए रखी गई है कि जिसने बनाई ना उसने अपने नाम पे रख दी वो। मैक मोहन ने बनाई तो मैक का एम, मोहन का एम, तो बना क्या, एमएम। तो एमएम से जो बना है तो उसने लाइन भी जो है वो मिलीमीटर में ली है, तो एमएम में ली है। तो भारत और चाइना के बीच में जो लाइन है, अंतरराष्ट्रीय लाइन है, वो मैकमोहन रेखा है। मिलीमीटर में है तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, जस्ट ये याद रखने के लिए है, तो आपको आसानी से ये याद रह सकता है। चलिए हम अगली लाइन देखते हैं, अगली कौन सी है। तो अगली आता है दोस्तों हमारा नंबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है, इंटरनेशनल लाइन है, उसका नाम है ड्यूरंड रेखा। इसको याद रखने का तरीका ये है कि जब ये रेखा बन रही थी तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इतने ज़्यादा पैसों को लेकर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देश नहीं है। तो जहाँ पर लाइन के बीच में खर्चा हो रहा था तो अफगानिस्तान ने बोला कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कुछ बीच में पार्टीशन लाइन का हो रहा है तो मैं पैसा खर्च कर पाऊँ। तो पाकिस्तान ने कहा एक काम करना, ड्यू रहने देना, पर पार्टीशन तो करना पड़ेगा। तो ड्यू रहने देना, तो ड्यू रहने देना, तो ड्यूरंड रेखा, ड्यूरंड रेखा। ठीक है ना, तो आप इसको इस तरीके से स्टोरी वाइज आप याद रख सकते हो। तो ये वाली रेखा भी हमको याद हो गई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाली। चलिए अगली रेखा हम देखते हैं कि कौन सी है। तो फ्रेंड्स अगला हमारा आता है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा जो है उसका नाम क्या है? तो उसका रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। तो स्टोरी ऐसी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आए दिन जो बॉर्डर है वहां पर हमले होते रहते हैं। ठीक है, तो कई सैनिकों का खून भी बहता रहता है। तो वो जो बॉर्डर है वो पूरी पहाड़ी इलाकों में है। ठीक है ना, बॉर्डर। तो दोस्तों जो रेखा है वो वाली, वहां पर पूरी वो रेखा जो है वो पहाड़ी इलाकों में बनी हुई है, और वहाँ आए दिन जो होता है फायरिंग होती है और सैनिकों का खून बहता है। तो जो वहाँ के पहाड़ है वो पूरे लाल हो चुके हैं खून में। तो रेड क्लिफ, क्लिफ का मतलब पहाड़ होता है, और रेड, रेड से हमारा बन गया रेड पहाड़। तो आप वहां से उसको याद रख सकते हो कि रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच में ही हो सकती है। तो ये आपको आसानी से याद रह सकता है। चलिए अब हम अगली लाइन देखते हैं कि कौन सी कंट्री की है। अगली है दोस्तों फिनलैंड और रूस के बीच में जो लाइन है उसका नाम क्या है? जो इंटरनेशनल लाइन है उसका नाम है दोस्तों मेन रहीम रेखा, फिनलैंड और रूस के बीच में है। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो लाइन आ रही है वहां पर क्या बहुत ज़्यादा ठंडा है पूरा। तो जो ठंडी कंट्री है सारी है, ठीक है ना, कोल्ड कंट्री है, तो वहां पर क्या बर्फबारी होती रहती है। तो जो उनके बीच की लाइन है वहां पर क्या होता है, आए दिन बर्फबारी होती रहती है, तो लाइन जो है उनकी वो पूरी बर्फ में ढक जाती है। ठीक है ना,
अब दोस्तों जैसे नाम देखिए आप, मेन रहीम, तो हिम जो होता है ये हिंदी वर्ड होता है बर्फबारी का, ठीक है ना, हिम गिरना, बर्फ गिरना, तो आप उसको ध्यान रख सकते हो। तो स्टोरी ये है कि यहाँ आसपास जो लाइन के आसपास जो लोग काम करते हैं, बार बार वहां पर लाइन से जो बर्फ हटाते हैं, तो वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बार बार बोलते हैं कि फिर हिम आ गई, अरे यार फिर हिम आ गई, मतलब फिर बर्फ आ गई, फिर हिम आ गई। तो इससे आप ऐसे देखिए कि फिर से हमारा बना, फी से हमारा फिनलैंड, र से बना हमारा रूस, और हिम से बना हमारा जो रेखा का नाम है हिम रेखा, मैन रहीम रेखा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वो आसानी से उसको याद रख सकते हो कि फिनलैंड और रूस के बीच में जो रेखा है वो हिम रेखा है, मैन रहीम रेखा है। तो फिर हिम आ गई, ये इसकी ट्रिक है, तो इससे आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। चलिए आगे हम देखते हैं अब दोस्तों। अगला आता है हमारा, एक पूछा जाता है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो इंटरनेशनल लाइन है उसका नाम क्या है, और जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो इंटरनेशनल लाइन है उसका नाम क्या है, ठीक है ना। तो इसको याद रखने का तरीका बहुत ही शानदार है, आप ध्यान से समझिएगा इसको। जर्मनी है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जर्मनी, जर्मनी, तो जमाना, जमाना, तो जर्मनी का काम क्या है, जमाना, किसी चीज को जमाने का काम है इसका, ठीक है ना। उसको जमा देता है, वो इतना ठंडा है कि वहां पर इतनी ज्यादा ठंडक है तो कि वो किसी भी चीज को जमा देता है। इस तरीके से आप इसको याद रखिए। तो अब पोलैंड है, पोलैंड के नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, जो वहां पर पोल होंगे, ठीक है ना। और फ्रांस के नाम से क्या समझ में आ रहा है, फ्रांस मतलब फायरिंग करने का काम हो रहा है, तो फ्रांस जो है वो फायरिंग करता रहता है, ठीक है ना, बैठे बैठे। तो जर्मनी का काम है जमाने का। तो इधर क्या हुआ, इनकी जो इंटरनेशनल लाइन आ रही थी, और वहां पर पोलैंड के बहुत सारे पोल आ रहे थे, तो जर्मनी ने सारे पोल को जमा दिए, जमाने का काम था इसका। तो पोल जम गए लाइन के बीच में, तो उन्होंने बोला कि यार जब पोल जम ही गए तो इनको रखने का क्या मतलब है पोल को, तो सारे को हिडन कर दो। तो सारे पोल जो है वो हिडन कर दिए, इसलिए उनके बीच की जो वहाँ लाइन थी, उस लाइन के सारे पोल हिडन कर दिए, इसलिए लाइन का नाम क्या पड़ गया, हिडन बर्ग रेखा, ठीक है, जस्ट याद करने के लिए। और अगला हम देखते हैं कि फ्रांस जो है उधर से फायरिंग करता था। अब ये फायरिंग करता था तो ये कौन सी गोली यूज करता था, मैग्नेट की गोली यूज करता था, ठीक है ना। तो मैग्नेट की गोली यूज करता था और जर्मनी की तरफ फायरिंग करता था बैठे बैठे। तो फायरिंग करता था जर्मनी, काम जमाने का, तो सारी उसकी गोली जो है आती जर्मनी में, वो जम जाती। तो बीच में जम जम के पूरी एक लाइन बन गई मैग्नेट की। तो मैग्नेट की गोली की पूरी एक लाइन बन गई, तो वो लाइन जो थी वो मैगी नोट, मैग्नेट मैगी नोट, आप उसको याद रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको दोनों रेखा जो है वो याद हो गई।